कॉमर्स स्पिरिट द CS। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के MCQs को। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में 45 क्वेश्चन तक हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 46 से स्टार्ट करेंगे। कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। EBIT 1 लाख रुपए का है। फिक्स्ड असेट दिया हुआ है 2 लाख रुपए का। सेल्स है 10 लाख रुपए। वेरिएबल कॉस्ट है 7 लाख। और पूछा है कि ऑपरेटिंग लेवरेज कितना होगा। तो ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? C डिवाइडेड बाई EBIT। C मतलब क्या है? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि जितना भी सेल्स हुआ है 10 लाख रुपए का माइनस कर देंगे 7 लाख, ये हो जाएगा 3 लाख कंट्रीब्यूशन। डिवाइड किससे कर देंगे? EBIT से। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा ऑपरेटिंग लिवरेज। क्वेश्चन नंबर 47 है। विच इज़ द लिमिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वित्तीय प्रबंध में पारंपरिक दृष्टिकोण की सीमा क्या है? इग्नोर्स एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों के आवंटन पर ध्यान नहीं देता है। वन साइडेड अप्रोच, एक तरफा दृष्टिकोण है। मोर इम्फेसिस ऑन लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स, दीर्घकालीन समस्याओं पर अधिक बल देता है। ये सभी क्या होते हैं? ट्रेडिशनल अप्रोच के लिमिटेशंस हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसका अंग है? तो ये है बिजनेस मैनेजमेंट का, यानी कि व्यवसायिक प्रबंध का। क्वेश्चन नंबर 49 है। इफ़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज आर ग्रेटर देन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो द प्रोजेक्ट विल बी। यानी कि किसी भी प्रोजेक्ट से कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करना है, उस प्रोजेक्ट से जो कैश इनफ्लो है, यानी कि वहाँ से जितना प्राप्ति हो रही है वो ज़्यादा है उसके बदले कि जितना कैश उसके पीछे लग रहा है, तो उस टाइम पे प्रोजेक्ट को क्या करेंगे? तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, यानी कि स्वीकार कर लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है। अ प्रोजेक्ट्स प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ डैश ऑफ द प्रोजेक्ट्स कैश फ्लोज एंड द प्रोजेक्ट्स डैश। यानी कि कोई भी प्रोजेक्ट है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स किसके बराबर होती है? तो किसी भी प्रोजेक्ट के प्रेजेंट वैल्यू और इनिशियल कैश आउटलेज, यानी कि कितना उस पर कैश फ्लोज होने वाले हैं, उन दोनों का रेशियो निकालते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आता है। क्वेश्चन नंबर 51 है। अर्निंग यील्ड कंप्यूटेड बाय। अर्निंग यील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? EPS डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइस ऑफ पर शेयर, यानी कि एक अंश का मूल्य कितना है बाजार मूल्य, उसको EPS से अर्निंग पर शेयर भाग दे देते हैं तो आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 है। डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज कैन बी ऑब्टेन्ड बाई। यानी कि जो कंबाइंड लेवरेज है, कंबाइंड लेवरेज का मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको फॉर्मूला बताया था कि जो ओवरऑल लेवरेज होता है वो फाइनेंशियल लेवरेज और ऑपरेटिंग लेवरेज, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो कंबाइंड लेवरेज को हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं? EBIT प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। जब EBIT प्लस फिक्स्ड कॉस्ट करेंगे और EBIT में से टोटल इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे तो कंबाइंड लेवरेज आ जाएगा। फिक्स्ड लेवरेज और ऑपरेटिंग लेवरेज। फिक्स्ड लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? EBIT डिवाइडेड बाई EBT। और ऑपरेटिंग का क्या होता है? C डिवाइडेड बाई EBIT। इन दोनों को भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? C डिवाइडेड बाई EBIT, यही आएगा आपका। वही सेम चीज़ यहाँ पर भी है। कंट्रीब्यूशन कैसे आता है? जब हम लोग EBIT निकालते हैं उसमें फिक्स्ड कॉस्ट को अगर ऐड कर दिया जाए तो वो कंट्रीब्यूशन के बराबर हो जाता है। और कंट्रीब्यूशन को दूसरे शब्दों में इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, और EBIT में से इंटरेस्ट को माइनस कर दीजिए तो आपको क्या बचेगा? EBT बचेगा। क्वेश्चन नंबर 53 है। रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो इज कंप्यूटेड एज ROER, इसको ROE बोलते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी को किस तरीके से कंप्यूट कर सकते हैं? एनुअल नेट इनकम, यानी कि एक साल में कितना इनकम हो रहा है, डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। क्वेश्चन नंबर 54 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कैपिटल स्ट्रक्चर। पूंजी संरचना से संबंधित क्या सही नहीं है? प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज इज नोन एज कैपिटल स्ट्रक्चर। जितने भी प्रकार के सिक्योरिटीज़ होते हैं, जितने भी तरीके की प्रतिभूतियाँ होती हैं, उन सब के प्रोपोर्शन को हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं? नहीं, जितनी भी प्रतिभूतियाँ हैं सबको नहीं, डेट प्लस इक्विटी, इन दोनों के रेशियो को हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये इससे संबंधित ट्रू नहीं है।
कैपिटल स्ट्रक्चर इज नोन एज कैपिटलाइजेशन, ये बात सही है। कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर आर डिफरेंट, कैपिटल स्ट्रक्चर अलग होता है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर अलग होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर में लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट है, कौन से एसेट में जाएगा, कहाँ से पैसे लिए जाएंगे, ये सारी चीज़ें हैं। और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में क्या है कि लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, सभी तरीके की चीज़ें इसमें आती हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ पैटर्न ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस, ये आपका कैपिटल स्ट्रक्चर बनाता है। इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिवेंचर्स, ये भी कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट होता है। इक्विटी शेयर सिर्फ हो सकता है, लेकिन जब भी हम लोग इक्विटी शेयर और इसके साथ शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स को लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक तरीके का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं रह जाएगा, क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर में सिर्फ लॉन्ग टर्म ही रहते हैं, यानी कि दीर्घ अवधि के लिए। क्वेश्चन नंबर 56 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर से संबंधित क्या सही नहीं है। द ट्रेडिशनल अप्रोच सेज दैट द फर्म में अटेन एन ऑप्टिमल स्ट्रक्चर, यानी कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, पारंपरिक अवधारणा है, ये कहती है कि एक उच्चतम कैपिटल स्ट्रक्चर, पूंजी संरचना को प्राप्त किया जा सकता है। देयर इज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल स्ट्रक्चर एंड वैल्यू ऑफ द फर्म। कई सारे डिफरेंट थ्योरीज दिए गए हैं, अलग अलग अवधारणाएं दी गई हैं, जिसमें बताया जाता है कि पूंजी संरचना में और कंपनी के मूल्य में क्या रिलेशनशिप पाया जाता है। सी है, कैपिटल स्ट्रक्चर डज नॉट इंक्लूड शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, ये बात भी सही है। ऑप्शन नंबर डी है, द फाइनेंसिंग डिसीजन अफेक्ट द टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ द फर्म, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो भी फाइनेंसिंग डिसीजन लिए जाएं वो टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट को अफेक्ट करे, जो भी फर्म है उसको पूरी तरीके से अफेक्ट करे। क्वेश्चन नंबर 57 है, द एनआई अप्रोच एज्यूम्ड, यानी कि जो नेट इनकम अप्रोच है उसकी क्या मान्यताएं हैं। के ई इज़ टू बी सेम एंड कांस्टेंट, के ई का मतलब है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, समता की लागत, ये समान रहेगी, ये एजम्पशन है इसका। देयर इज नो टैक्सेस, यानी कि ये माना जाता है कि कंपनी को कोई भी टैक्स नहीं देना है। के ओ का मतलब है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जितने भी तरीके की पूंजी कंपनी प्रयोग कर रही है उसके कुल लागत कितनी है उसे हम लोग के ओ से डिनोट करते हैं। फॉल्स एज द डिग्री ऑफ लेवरेज इज इंक्रीज्ड, यानी कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज होती है जब लेवरेज को इंक्रीज किया जाता है। तो ये तीनों इसके एजम्पशन है, ऑल ऑफ द एबव इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, इन केस ऑफ एनआई अप्रोच द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज, यानी कि जो नेट इनकम अप्रोच है उसमें समता की लागत क्या होती है, तो वो कांस्टेंट होती है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग एजम्पशन देखे हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच में क्या सही है, तो इसमें क्या बोला जाता है कि जो वैल्यू ऑफ फर्म है, फर्म का मूल्य, वैल्यू ऑफ इक्विटी यानी कि जो समता लगाया गया है उसका मूल्य, प्लस वैल्यू ऑफ डेट जो उधार लिया गया है उनका वैल्यू। जब हम लोग कभी भी फर्म का मूल्य निकालेंगे तो इन दोनों को ऐड करने के बाद उसका वैल्यू आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट। क्वेश्चन नंबर 60 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। एनआई अप्रोच शोज द इफेक्ट ऑफ लेवरेज ऑन ओवरऑल कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये स्टेटमेंट सही है कि जो एनआई अप्रोच होता है उसमें लेवरेज का क्या प्रभाव पड़ रहा है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, ये दिखाया जाता है। द अल्टीमेट कंक्लूजन ऑफ एनआई अप्रोच एंड एनओआई अप्रोच आर सेम, ये स्टेटमेंट गलत है। अब ये क्यों गलत, अभी थोड़ी देर में समझेंगे, बाकी ये दोनों देख लें। द इक्विटी शेयर होल्डर गेट द रेजिडुअल प्रॉफिट ऑफ द फर्म, यानी कि जो लास्ट में प्रॉफिट बचता है उसमें से समतांशधारियों को प्रॉफिट दिया जाता है, ये स्टेटमेंट सही है। डी है, एवरी कैपिटल इज द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर एज पर एनओआई। जो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है वो कहती है कि जो भी पूंजी यूज़ करते हैं वो सब के सब ऑप्टिमम होते हैं, यानी कि श्रेष्ठतम होते हैं, तो ये एनओआई अप्रोच में मान के चलते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी सही है आपका। अब जो ऑप्शन नंबर बी है ये क्यों नहीं सही है। एनआई अप्रोच और एनओआई अप्रोच इन दोनों का रिजल्ट कभी भी सेम नहीं होता है।
एनआई अप्रोच क्या कहती है कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है इसका प्रभाव कंपनी के वैल्यू पर पड़ता है। वहीं पर जो एनआई अप्रोच है वो कहती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो मन करे वो करिए, वैल्यू ऑफ फर्म में कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है, इसीलिए इनका रिजल्ट सेम नहीं होता है, कंक्लूजन सेम नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, एनआई एंड एनओआई अप्रोच हैज़ बीन सजेस्टेड बाई। एनआई और एनओआई किसने दिया था? ये डुरंट दिए थे। पहले एनआई अप्रोच दिए, फिर उसके बाद उनका दिमाग खुला तो एनओआई अप्रोच दिए। क्वेश्चन नंबर 62 है, एनओआई अप्रोच में विच वन ऑफ द फॉलोइंग होगा ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कांस्टेंट, यानी कि एनओआई अप्रोच में, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में क्या चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं? तो ये कहता है कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और केडी यानी कि कॉस्ट ऑफ डेट, ये दोनों चीज़ें स्थिर रहती हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझते होंगे तो ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, अदरवाइज़ अगर आपने पढ़ा नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि डायरेक्ट आपको एमसीक्यूज समझ में आएंगे, क्योंकि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसमें एमसीक्यूज आपके तभी सॉल्व हो सकते हैं जब आपको कॉन्सेप्ट पता हो। तो कोशिश ये करिए कि जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जो बेसिक थ्योरीज़ हैं, चाहे जो भी उससे रिलेटेड डेटा है आपके पास, उससे आप एक बार पढ़ लें और इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस करने के लिए अपने पास रखें। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच फाइनेंशियल मिक्स इज इररिलेवेंट एंड इट डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म। ये सही है। एनओआई अप्रोच क्या कहती है कि कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, आप जैसा मन करे वैसा वित्तीय जो मिक्स है, जो फाइनेंशियल मिक्स है, वित्तीय मिश्रण, उसको जिस तरीके से भी रखिए, वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। द बिजनेस रिस्क रिमेन्स कांस्टेंट एट एवरी लेवल ऑफ डेट इक्विटी मिक्स। एनओआई अप्रोच के अंतर्गत ये मान के चलते हैं कि जो बिजनेस रिस्क मतलब क्या है कि प्रॉफिट कमाने की जो कैपेसिटी है वो बराबर रहेगी, इसमें कांस्टेंट रहेगी। आप चाहे डेट 2 रुपये का लीजिए, चाहे 2 लाख रुपए का लीजिए, चाहे 2 करोड़ का लीजिए, बिजनेस रिस्क उसमें ज़्यादा नहीं आएगा। सी है, द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग मार्केट वैल्यू ऑफ डेट फ्रॉम टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म। ये तो हम लोग को पहले ही से ही पता है कि जो वैल्यू ऑफ फर्म होती है वो वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट होती है। तो अगर इक्विटी को निकालना होगा तो वी एफ में से हम लोग माइनस कर देंगे वी डी को। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट। तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, द ट्रेडिशनल अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज। ट्रेडिशनल अप्रोच को और किस नाम से जाना जाता है? तो उसे हम लोग इंटरमीडिएट अप्रोच कहते हैं, यानी कि एक मध्यस्थ अवधारणा है। एनआई अप्रोच एक्सट्रीम पॉइंट है, एनओआई अप्रोच भी एकदम एक्सट्रीम पॉइंट है। एनआई क्या कहती है कि प्रभाव पड़ता है, चाहे कुछ भी आप करिए, जैसे ही कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल में चेंज होगा और वैल्यू ऑफ फर्म में भी चेंज होगा, यानी कि यस वाला है। एनओआई अप्रोच डायरेक्ट इसको मना कर देता है। जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो बीच का रास्ता निकालता है, कहता है कि एक पॉइंट तक इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसे ही दूसरा पॉइंट स्टार्ट होगा वैसे इसका फ़र्क पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए इसको बीच का बोला जाता है, मध्यस्थ अवधारणा। क्वेश्चन नंबर 65 है, जुडिशियस यूज़ ऑफ लेवरेज इज सजेस्टेड बाई। यानी कि किसने बोला था कि जो लेवरेज है उसका सही तरीके से प्रयोग करिए ताकि फर्म में अच्छा प्रभाव पड़े उसका। तो ये है आपका ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच इसका यूज़ करने को बोलता है। इसीलिए जैसे एग्जाम्पल के लिए एक है ये कि कंपनी ने जब डेट यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि उधारी बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, तो कंपनी ग्रो कर रही है। अब ये कहता है कि एक लिमिट तक जाइए, उसके ऊपर डेट का प्रयोग नहीं करिए। अब इसके ऊपर भी जैसे ही कंपनी और भी अधिक उधारी का प्रयोग करने लगी, वैल्यू डाउन होने लगता है, यानी कि इसका फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है और इसके नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए ट्रेडिशनल अप्रोच कहता है कि जो लिवरेज है, इफ़ेक्टिवनेस है, उसका सही तरीके से प्रयोग किया जाए। क्वेश्चन नंबर 66 है, इन एमएम मॉडल इररिलेवेंस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन। एमएम मॉडल क्या बोलते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है वैल्यू ऑफ फर्म पे। ये किस पर आधारित है? ये आधारित है आर्बिट्रेज प्रोसेस पे। आर्बिट्रेज प्रोसेस क्या होता है कि एक मार्केट से कोई सामान कम कीमत पर खरीदना और किसी दूसरे मार्केट में उसे जा कर के अधिक कीमत पर बेच देना। इसीलिए ये कहते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर इररिलेवेंट हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 67 है, इफ़ टैक्सेस आर इग्नोर्ड, अगर टैक्स को इग्नोर कर दिया जाए तो मॉडल किसकी जैसा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा NI अप्रोच की तरह। क्वेश्चन नंबर 68 है, इफ़ टैक्सेस आर एज्यूम टू एग्जिस्ट, यानी कि अगर मान लिया जाए कि कर देना है कंपनी को तो अप्रोच किसके तरह हो जाएगा? तो वो NOI अप्रोच की तरह हो जाएगा। जैसे अगर आप पढ़े रहेंगे तो NI मतलब क्या होता है, NOI मतलब क्या होता है, जो मैं कॉस्ट ऑफ KE बोल रही हूँ तो मुझे बताना नहीं पड़ेगा कि KE का मतलब क्या होता है, आपके दिमाग में तुरंत उसके फॉर्मूले आ जाएंगे कि KE को कैसे निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 है, अप्रोच एज्यूम्स, अप्रोच क्या मान के चलता है? तो ये अप्रोच मानता है कि डिविडेंड 100% देना है, यानी कि जितना भी कंपनी को प्रॉफिट हुआ वो सारा का सारा वो क्या कर देगी, डिविडेंड के रूप में बांट देगी, कोई भी रिटेन्ड अर्निंग वो अपने पास नहीं रखेगी। कैपिटल मार्केट आर एज्यूम टू बी परफेक्ट, यानी कि जो बाजार संरचना है, जो पूंजी बाजार है वो परफेक्ट कंपटीशन वाला है। इन्वेस्टर्स आर एक्टिंग रेशनली, यानी कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो निवेशक हैं, वो अपने बौद्धता का पूरा प्रयोग करते हुए एक्ट करते हैं, कार्य करते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव होगा, ये सभी इसके एजम्पशंस हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, इन केस ऑफ डिप्रेशन इट इज़ बेटर फॉर कंपनी टू रिमेन इन, यानी कि जब बाजार की स्थिति खराब होने लगती है, बाजार गिरने लगता है, तो उस समय पे कंपनी को किस तरीके का गियर रखना चाहिए? ये होता है लो गियर्ड, यानी कि लो गियर होने का मतलब क्या है कि उसको डेट का प्रयोग कम करना चाहिए। हाई गियर्ड का मतलब क्या है कि उसे डेट का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए। जैसे गाड़ी तेज कब चलाते हैं? जब रोड खाली रहता है। हाई गियर को मतलब ज़्यादा गियर के साथ चलाते हैं, और जब ट्रैफिक ज़्यादा रहता है तो गियर धीरे धीरे हम लोग डाउन करने लगते हैं। तो उसी तरीके से कंपनी को भी होता है कि जब कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है, प्रॉफिट बहुत बढ़िया कर रही है, यानी कि कोई ट्रैफिक नहीं है, रोड खाली है, तो वो किस पे चलेगी? हाई गियर करेगी। वहीं पर जब कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा है, डिप्रेशन है, यानी कि कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो वो डेट का प्रयोग कम करेगी। इसका रीज़न क्या है कि अगर उसको प्रॉफिट नहीं होगा तो डेट पे इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा ना, प्रॉफिट हो चाहे ना हो। इसीलिए वो लो गियर्ड करके चलती है और ज़्यादा से ज़्यादा इक्विटी रखती है, क्योंकि प्रॉफिट नहीं होगा तो उनको पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सब आप FSC में पढ़े होंगे। क्वेश्चन नंबर 71 है, द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर और डेट इज़ नोन एज, कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेट को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि विशिष्ट पूंजी लागत। क्वेश्चन नंबर 72 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इन्वॉल्व्स कंप्यूटिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल बाय डिवाइडिंग द डिविडेंड बाय मार्केट प्राइस और नेट प्रोसीड्स पर शेयर? तो ये होता है डिविडेंड यील्ड मेथड। डिविडेंड यील्ड मेथड में क्या होता है, जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना होता है तो कितना डिविडेंड दिया गया है डिवाइड कर देते हैं मार्केट प्राइस से, शेयर की मार्केट प्राइस से। क्वेश्चन नंबर 73 है, इन वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो हम लोग यूज़ कर रहे थे WACC, इसी का फुल फॉर्म है वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एन ऑर्गेनाइजेशन कैन अफेक्ट इट कॉस्ट ऑफ कैपिटल थ्रू, यानी कि WACC के मेथड में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के पूंजी संरचना या पूंजी की लागत किस प्रकार से प्रभावित हो सकती है? पॉलिसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, निवेश करने का जो उनका नीति है उसके माध्यम से, कैपिटल स्ट्रक्चर उनका कैसा है, और डिविडेंड देने की पॉलिसी कैसी है, ये तीनों इसको प्रभावित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, डैश इज द रेट ऑफ रिटर्न फॉर द मोस्ट वाइबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर अ कंपनी दैट दे विल फॉरगो बाय सेलेक्टिंग एनी अदर प्रोजेक्ट, यानी कि कोई कंपनी किसी एक प्रोजेक्ट से वो कमा रही है, ये कमाना बंद हो जाएगा अगर वो किसी और प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर लेती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? इम्प्लिसिट कॉस्ट, यानी कि वो लागत जो किसी और को नहीं देना है, कंपनी खुद वेयर कर रही है। जैसे एक पर्सन है A, ये 2 जगह काम कर सकता है, एक जगह उसको सैलरी मिल रही है 1 लाख रुपए, एक ये इसका खुद का बिजनेस है ABC लिमिटेड। अब इसने क्या किया, ये 1 लाख रुपया त्याग करके ABC लिमिटेड को स्टार्ट किया। यहाँ पे जो प्रॉफिट उसको मिल रहा होगा इस त्याग के बदले मिल रहा होगा, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? इम्प्लिसिट कॉस्ट कहेंगे, क्योंकि वो किसी और प्रोजेक्ट पे ना जा कर के उस प्रोजेक्ट पे है, इसलिए उसको जो लागत दी जाएगी वो उसके लिए इम्प्लिसिट कॉस्ट रहेगी।
क्वेश्चन नंबर 75 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्टिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैन बी कंट्रोल्ड बाय द फर्म। यानी कि जो पूंजी की लागत को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, इसमें से कौन सा ऐसा तत्व है जिसे कंपनी कंट्रोल कर सकती है। टैक्स रेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, कंपनी डिसाइड नहीं करती है। लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट ये मार्केट के द्वारा होता है, ये भी कंपनी नहीं कर सकती है। लेकिन जो कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी है, जो लाभांश की नीति है, वो उसे सही कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 76 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनकंट्रोलेबल फैक्टर दैट अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ अ फर्म। यानी कि कौन सा ऐसा तत्व है जो कंपनी के पूंजी लागत को प्रभावित करता है और कंट्रोलेबल है, यानी कि उसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। कैपिटल स्ट्रक्चर पॉलिसी, इसे नियंत्रित किया जा सकता है, कंपनी के हाथ में है। डेट सर्विस चार्जेस, ये भी नियंत्रित किया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी भी कंपनी अपना नियंत्रित कर सकती है। तो ये नन ऑफ द अबव होगा, क्योंकि सारे के सारे नियंत्रण में किए जा सकते हैं। अगर वहीं पर टैक्स होता, इंटरेस्ट होता, तो वो अनकंट्रोलेबल होते। क्वेश्चन नंबर 77 है, दिस इज द कॉस्ट दैट इज यूज टू रेज द कॉमन इक्विटी ऑफ अ फर्म बाई री इन्वेस्टमेंट ऑफ द इंटरनल अर्निंग। तो इसे हम लोग कहते हैं कॉस्ट ऑफ कॉमन इक्विटी। यानी कि जैसे कोई कंपनी है, वो पैसे रेज कर रही है, जो उसके पास खुद के पैसे रखे हुए हैं उसे वो री इन्वेस्ट करती है, तो उसे हम लोग समान समता बोल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर अ फर्म। कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो कंपनी की पूंजी की लागत को प्रभावित कर सकते हैं। ऑपरेटिंग एंड फाइनेंसिंग डिसीजन, जनरल इकोनॉमिक फैक्टर और मार्केट कंडीशन। तो ऑल ऑफ द अबव होगा, सभी तत्व इसको प्रभावित कर सकते हैं, चाहे वो कंपनी की वित्तीय निर्णय हो, चाहे इकोनॉमिक फैक्टर हो, आर्थिक घटक हो, चाहे बाजार की अवस्थाएं हों। क्वेश्चन नंबर 79 है, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर अ फर्म। किसी भी फर्म के लिए उसके पूंजी की लागत क्या होती है। वो होती है द रिटर्न इज रिक्वायर्ड ऑन द टोटल एसेट ऑफ अ फर्म। यानी कि जितना भी कंपनी के पास एसेट लगा हुआ है, जितना उसने इन्वेस्ट किया है, उस पर वो जो मिनिमम रिटर्न है उसको अर्न करना है, उसे हम लोग कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जैसे कंपनी ने 10 लाख रुपया लगाया हुआ है और इस पे उसे 10,000 रुपये पूंजी पर लागत चुकानी है। तो पूंजी पर लागत क्या होगा, कंपनी के लिए 10,000 रुपये कमाना जो मिनिमम पॉइंट है। इसने 10 लाख रुपए असेट लगाए, उसका एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपको कम से कम 10,000 रुपये कमाने ही कमाने हैं, क्योंकि आपने जो पूंजी लगाई है उसकी लागत 10,000 पर मंथ आती है। क्वेश्चन नंबर 80 है, द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इज ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ डेट बिकॉज। जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होती है, जो समता पर लागत होती है, वो कॉस्ट ऑफ डेट यानी कि जो ऋण पर लागत होती है उससे ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो इक्विटी शेयर्स होते हैं उस पर हाई रिस्क होता है, उस पर ज़्यादा रिस्क होता है। क्वेश्चन नंबर 81 है, कैपिटल बजटिंग इज ऑल्सो नोन एज। कैपिटल बजटिंग को और किस नाम से जाना जाता है, तो उसे हम लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजन यानी कि निवेश निर्णय और प्लानिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये दोनों नाम से जानते हैं। तो बी सी होगा, बोथ ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 82 है, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर। कैपिटल बजटिंग डिसीजन कैसे होते हैं, तो ये आपका लॉन्ग टर्म नेचर का होता है, यानी कि कंपनी को किस तरीके के एसेट में इन्वेस्टमेंट करना है। जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। जो लॉन्ग टर्म होता है उसे हम लोग कैपिटल बजटिंग बोलते हैं, और जो शॉर्ट टर्म होता है उसे हम लोग कहते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 83 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटन में क्या सही नहीं है इन सब में से। कैपिटल बजटिंग डिसीजन आर रिवर्सिबल इन नेचर, यानी कि आपने जो डिसीजन ले लिया है, आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, उसे फिर से आप वापस नहीं कर सकते हैं। ये बात सही है कि अगर आपने एक बिल्डिंग तैयार कर ली, आपने 10 लाख रुपए लगा दिए, अब वो बिल्डिंग टूटेगी तो उस ज़मीन से आपको पैसे मिल सकते हैं, बिल्डिंग से पैसे नहीं मिलेंगे। कैपिटल बजटिंग डिसीजन अफेक्ट द फ्यूचर स्टेबिलिटी ऑफ अ फर्म। किसी भी फर्म पे पैसे ही आवश्यक होते हैं, तो कैपिटल बजटिंग कैसा किया गया है उस पर फर्म की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है।
बिजनेस एक्सपेंशन डिसीजन इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन। अगर बिजनेस को बढ़ाना है और विस्तृत करना है तो उसमें क्या होगा, कैपिटल बजटिंग ही आएगा। तो ये तीनों सही है। संक कॉस्ट इज रेलेवेंट कॉस्ट इन कैपिटल बजटिंग, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि कोई भी लागत है जो डूब चुकी है उसका कोई मतलब नहीं होता है कैपिटल बजटिंग से, क्योंकि ये फ्यूचर से रिलेटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 84 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। कैश फ्लोज एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट आर सेम, ये सही है। कैश कितना आ रहा है कितना जा रहा है और अकाउंटिंग प्रॉफिट जो निकाला जाता है दोनों बराबर होते हैं। कैश फ्लोज आर प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन बट आफ्टर टैक्स, जो कैश फ्लोज होते हैं वो लाभ है जिसमें से अभी डेप्रिसिएशन को नहीं घटाया गया है लेकिन टैक्स को घटा दिया गया है, ये सही है। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड इज बेस्ड ऑन कैश फ्लोज, ये भी सही है कि जो एनपीवी मेथड हम लोग फॉलो करते हैं वो कैश फ्लो पे ही आधारित होता है। ऑप्शन नंबर डी है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड इज बेस्ड ऑन कैश फ्लोज, ये स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 85 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कैपिटल बजटिंग डिसीजन क्या पार्ट नहीं है। एक्सपेंशन प्रोग्राम, अगर एक्सपेंशन करना है, व्यवसाय को विस्तृत करना है तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन लिया जाता है। एक्विजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट, किसी लॉन्ग टर्म एसेट में इन्वेस्टमेंट करना है, उसका अधिग्रहण करना है। रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट, कोई एसेट है, संपत्ति है, उसे दूसरी एसेट से बदल देना है, तो ये भी आपका होगा। लेकिन जो इन्वेंट्री कंट्रोल है ये किसका पार्ट है, वर्किंग कैपिटल का, और वर्किंग कैपिटल किसका होता है, शॉर्ट टर्म का, और जहाँ शॉर्ट टर्म का आया ये इसका पार्ट नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कैपिटल बजटिंग इज बेस्ड ऑन कैश फ्लोज। कैश फ्लो पे कौन सा आधारित होता है, ये पेबैक पीरियड हो गया, एनपीवी हो गया, चाहे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हो गया। ये तीनों देखते हैं कि अगर हम किसी एसेट पे पैसा लगा रहे हैं तो कितने समय के अंदर हमको वहाँ से पैसा मिल जाएगा, कैश फ्लो हमारा हो जाएगा, कितना हम पैसा लगा रहे हैं कैश आउटफ्लो, और उस एसेट से हमको कितना पैसा मिल रहा है कैश इनफ्लो, अंतर्वाह और बहिर्वाह। क्वेश्चन नंबर 87 है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन बेस्ड ऑन। कैपिटल बजटिंग डिसीजन किस पर आधारित होता है, तो इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज, ये इस पर आधारित होता है कि जहाँ पे हम लोग इन्वेस्ट करें धीरे धीरे जो कैश फ्लो है वो हमारा बढ़ता ही रहे। क्वेश्चन नंबर 88 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेलिवेंट कॉस्ट इन कैपिटल बजटिंग। जब पूंजी बजटन किया जाता है तो कौन सी ऐसी लागत है जो बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं रहती है, तो संक कॉस्ट यानी कि डूबत लागत, इसको देखते हैं, और एलोकेटेड ओवरहेड यानी कि जो भी ऊपरी व्यय जिनको बांट दिया गया है, आवंटित कर दिया गया है, इन दोनों से कोई मतलब नहीं रहता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ये कंसीडर करता है, क्योंकि मान लेते हैं कि एक प्लांट उसने खरीद लिया, अब यहाँ पे पैसा लग गया है 10 लाख रुपया, दूसरी जगह पे हम लोग एक और प्लांट था जिसको खरीद सकते थे तो इसे हम लोग ने छोड़ दिया, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसी के बारे में तो बताएगी। तो इन दोनों को जब वो तुलना करेगा तभी तो जा करके कैपिटल बजटिंग ठीक से होगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉलोड इन कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग में क्या फॉलो नहीं होता है, कैश फ्लो प्रिंसिपल फॉलो होता है, इंटरेस्ट एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये भी फॉलो होता है, और पोस्ट टैक्स प्रिंसिपल, एक्रूवल प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 90 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग से क्या संबंधित नहीं है, संक कॉस्ट आर इग्नोर्ड, ये सही है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आर एक्सक्लूडेड, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है उसे इसमें से एक्सक्लूड कर दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो अवसर लागत है इसे इसमें ध्यान दिया जाता है। इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज आर कंसीडर्ड, जो भी कैश फ्लोज हैं उन पर ध्यान दिया जाता है, चाहे वो रेलिवेंट कैश फ्लोज हों चाहे वो इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज हों, तो बाकी सब सही है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 91 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग में क्या नहीं यूज होता है, तो नेट एसेट मेथड, बाकी पेबैक पीरियड, एनपीवी और प्रॉफिटेबिलिटी ये तीनों चीज़ें यूज़ की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग में क्या नहीं आता है, तो रेट ऑफ कैश डिस्काउंट, ये इसका पार्ट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 93 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड टेक्स इन अकाउंट द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी पर कौन फोकस करता है, ये करता है एनपीवी मेथड, यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड।
क्वेश्चन नंबर 94 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कैपिटल बजटिंग डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द प्रॉफिट ऑफ द एंटायर लाइफ ऑफ अ प्रोजेक्ट। तो ये करता है पेबैक पीरियड। पेबैक पीरियड में क्या होता है कि जब आप कैपिटल बजटिंग के मेथड्स पढ़े होंगे तो पेबैक पीरियड कहता है कि अगर हम किसी एसेट पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 2 लाख रुपए, तो ये 2 लाख रुपए कितने समय के अंदर ये एसेट हमें कमा करके दे देगा, तो इसे हम लोग कहते हैं पेबैक पीरियड। तो बाकी उसके आगे वो कितना प्रॉफिट कमा रहा है, कितना लॉस कमा रहा है, इससे कोई मतलब उसको नहीं होता है। तो इसीलिए ये क्या इसमें रहता है कि डज नॉट कंसीडर, ये कंसीडर नहीं करता है कि एंटायर लाइफ में वो कितना कमाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, कैपिटल बजटिंग इज अ पार्ट ऑफ। कैपिटल बजटिंग किसका पार्ट होता है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन का। क्वेश्चन नंबर 96 है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज बेस्ड ऑन। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल किस पे बेस्ड होता है? गोइंग कंसर्न पर बेस्ड होता है। ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 97 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? वर्किंग कैपिटल इज नॉन एज सर्कुलेटिंग कैपिटल। सर्कुलेटिंग कैपिटल इसे बोला जाता है, ये सही है। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन नीड्स लार्जर वर्किंग कैपिटल, यानी कि जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा उतना अधिक उसमें वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होगी। वर्किंग कैपिटल को कार्यशील पूंजी बोलते हैं। सी है, शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल रिड्यूसेस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि किसी भी कंपनी को ऑपरेट करने के लिए इन्हीं की आवश्यकता होती है, वर्किंग कैपिटल की। अगर वर्किंग कैपिटल कम हो जाएगा तो कंपनी के जो रिटर्न होंगे वो कम हो जाएंगे। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट किससे संबंधित होता है? मैनेजमेंट ऑफ कैपिटल। ये संबंधित होता है रेजिंग ऑफ फंड फॉर डे टू डे ऑपरेशन, यानी कि प्रतिदिन के संचालन के लिए कितने कैश की आवश्यकता हो सकती है, उसका निर्धारण करने से। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ कैश अराइजेज इन डे टू डे ऑपरेशन, यानी कि प्रतिदिन जो कैश की आवश्यकता होती है, कैश जितना लगता है उन सबको मैनेज करना इससे संबंधित होता है। तो ये ऑल ऑफ द अबव होगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, वर्किंग कैपिटल साइकिल इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग। वर्किंग कैपिटल में क्या सम्मिलित होता है? तो एक्विजिशन ऑफ रॉ मटेरियल, सबसे पहले रॉ मटेरियल आता है, फिर उसके बाद दूसरे पॉइंट पे ये आएगा वर्क इन प्रोग्रेस। रॉ मटेरियल को वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्ट किया जाता है। तीसरे पे ये क्या बन जाता है? फिनिश्ड गुड बन जाता है। फिर ये रिसीवेबल्स में कन्वर्ट होता है और सबसे लास्ट में क्या आता है? कैश आता है। फिर उस कैश से क्या खरीदा जाता है? रॉ मटेरियल खरीदा जाता है। ये इसका साइकिल है। तो सबसे पहले एक्विजिशन ऑफ रॉ मटेरियल, दूसरा है वर्क इन प्रोग्रेस, तीसरा है फिनिश्ड गुड, चौथा है रिसीवेबल्स और पांचवा है कैश, यानी कि 1342 सॉरी 15 था। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, द वर्किंग कैपिटल रेशियो इज। वर्किंग कैपिटल रेशियो क्या होता है? तो करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी होता है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गया हूँ। किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। और मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में समझा सकूँ, क्योंकि उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है। फॉर्मूले हो गए, चाहे जो वर्ड्स हैं इसमें, अब शायद लेवरेज को उसमें उत्तोलक बोला जाता है, तो इस तरीके के शब्दों को हिंदी में कन्वर्ट करना मेरे लिए थोड़ा सा टफ था, इसलिए मैंने नहीं किया है। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सबका हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा वीडियो। और अगर मुझे और क्वेश्चंस लगते हैं कि अपलोड करना है, वैसे तो इसमें और भी अपलोड होने चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल भी है इसमें, अभी कितने सारे फॉर्मूले हैं, कितना सारा एग्जामिशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने को इसमें। तो ये 100 क्वेश्चंस तो हैं। अगर मुझे लगता है सुबह तक बन जाता है तो मैं कोशिश करूँगी कि उसे अपलोड कर दूँ, फिर आप वहाँ से देख करके पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।